और जो मूर्ख मोटरसाइकिल में हाथ में झंडे लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे या करेंगे, झंडे उठाने के बाद उनके नेता ने उनके लिए क्या किया। जिन लोगों ने इनको इन सांसदों के नाम आगे दिए हैं कि इन्हें वापस लाया जाए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। हर 2-4 महीने में एक स्कीम आती है, बैक टू विलेज, बैक टू विलेज। मुझे लगता है उस स्कीम का नाम होना चाहिए चाय समोसा स्कीम। जम्मू को कभी कोई नेता नहीं मिला, जम्मू के साथ हमेशा खेला गया है। मैं किसी को सिलेंडर नहीं देना चाहता, मैं किसी को चूल्हा नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं उसे रोजगार दूं। 10-10 साल हो चुके हैं, आज तक नहीं 10-10 किलोमीटर रोड नहीं बना पाए हैं। कैसे लोग इन लोगों को वोट देंगे? कुछ कमेंट आए और कुछ लोगों ने बोला कि ये कौन सी पार्टी से है, इसको पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, ये कैसे आ गया। तो ये उनके लिए जवाब है, क्योंकि उनको पता है कि अगर लोग अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे, तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा नेताओं का है। मैं सिलेंडर की राजनीति नहीं करना चाहता। आप जुड़ चुके हैं सत्यमेव न्यूज़ के साथ और मेरे साथ एक नया चेहरा जो आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन का दौर, जो एमपी की इलेक्शंस हैं वो जम्मू कश्मीर में आ चुकी हैं। उसमें आपको बहुत सारे पुराने चेहरे देखने को मिलेंगे और कई चेहरे जो हैं नए चेहरे इस बार जो है एमपी की इलेक्शन के लिए सामने आपके आएंगे। आप लोगों से कुछ प्रश्न भी होंगे। मेरे साथ जो चेहरा आप देख रहे हैं, मैं नाम बता दूं, डॉक्टर प्रिंस जी हैं, प्रिंस राणा जी, जो इस बार नया चेहरा आपको एमपी की इलेक्शन के लिए देखने को मिलेगा। आप कितना इनका योगदान करेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं इनके जो जनता के हित में ये हल करेंगे, उन मुद्दों पे भी बात होगी। क्या क्या कार्य जो इन्होंने सोच के रखे हैं, क्योंकि एमपी की इलेक्शन है, पूरी जम्मू रियासी की रियासत है। आखिर वो डॉक्टर साहब पे विश्वास कैसे करें कि वो आपके मसले जो हैं वो हल कर पाएंगे, और ये जो चेहरा है आप इनको जिताएंगे। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं सर सत्यमेव न्यूज़ में आपका। नमस्कार। राणा साहब, क्या कहना चाहते हैं कि इस बार जो इलेक्शन में आप भी सामने आ रहे हैं लोगों के एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि जो पुराने लोग हैं, पुराने जो सियासती लोग हैं, उनसे कॉम्पिटिट करना कैसे होगा? क्योंकि आप जो चेहरा है नया है लोगों के लिए, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो लोगों के आप हल करेंगे? क्या कुछ कहना चाहते हैं राणा साहब? देखिए, ये चीज़ हमारे लिए नई नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया में स्वर्ग माना गया है, और ये हम जो इस जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ये हम जानते हैं कि हमारे लिए ये कितना बड़ा स्वर्ग है या नहीं है। आज बात करें, जम्मू का हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि जम्मू को कभी कोई नेता नहीं मिला। जम्मू को कभी कोई नेता नहीं मिला, जम्मू के साथ हमेशा खेला गया है। कुछ नेता हुए, जो हुए वो कश्मीर से हुए। हमेशा से सेंटर का कश्मीर में झुकाव रहा है, क्योंकि हम जम्मू वाले लॉयल लोग हैं, हम भारत माता को पूजने वाले लोग हैं। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि कश्मीर के लोग जो हैं 350 सुविधाएं जो हैं सरकार, भारत सरकार की तरफ से उनकी सुविधाएं ली जा रही हैं, 350 की आंकड़ा कुछ ऐसे है। जम्मू के लोगों को उतना नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण रह गया इसके पीछे? कि जम्मू का दुर्भाग्य रहा है कि जम्मू को हमेशा धोखा ही मिला है। मैं बात करूंगा, आज तो जम्मू कश्मीर एक रियासत जो अब यूटी रह गई है, तो हमारी सरकार तो नहीं है। पिछले 5 साल से हम बिना सरकार के ही चल रहे हैं, और हमें मुर्मू जी और सिन्हा जी चला रहे हैं। तो ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति कितना हमें समझेगा। कहा जाता है कि करप्शन फ्री हमने इंडिया बनाना है। क्या लगता है, करप्शन आपको देखने को मिलती है फील्ड में सर? हो रही है जो आज भी? देखिए, मेरा जो मुद्दा है जी, वो युवा को रोजगार है।
वो हम सब जानते हैं कि करप्शन कितनी कम हुई है या नहीं हुई है। काफ़ी हद तक कम भी हुई है, क्योंकि अब सिस्टम काफ़ी कंप्यूटराइज्ड हो गया है। अब टेंडरिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से होती है, तो जो पहले एक नंगा नाच होता था वो तो नहीं है। काफ़ी हद तक कम हुआ है। इतना बड़ा देश है, समय लगेगा करने में। लेकिन बोलने की बात ये है कि आज एक जम्मू का कोई भी व्यक्ति अगर उसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो हमें किसके पास जाना है? दो ही नुमाइंदे हैं हमारे पास जो सरकार का हिस्सा हैं, दो सांसद हैं। आप मुझे बताइए कि क्या हम उनके पास जा सकते हैं? और अगर जा सकते हैं तो क्या वो काम हमारा करते हैं? लोगों को खुश रखने के लिए एक हर 2-4 महीने में एक स्कीम आती है, बैक टू विलेज। मुझे लगता है उस स्कीम का नाम होना चाहिए चाय समोसा स्कीम, क्योंकि वो उससे ज़्यादा काम नहीं कर पाते। जी। पूरा जम्मू तैयार हो जाता है, कोई आ रहा है, सुबह आता है, कुछ दिन कुछ रह भी जाते हैं, अगले दिन चले जाते हैं, बस जो सुन के चले जाते हैं, करने वाला कोई नहीं है। आज पंचायती लेवल पे वी आर ज़ीरो। क्या कहा इसको हम बैक टू विलेज जहाँ अन्य कोई चीज़ होती है तो उसको हम एक फ़ोटो के फ्रेम में सिर्फ देखने के लिए ही समझ सकते हैं। ये बस कुछ फ़ोटोज़ सजा कर सेंटर में भेज दी जाती हैं कि वी आर कनेक्टेड टू पीपल, बट कितना कनेक्टेड हैं वो हम लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कहूँ जहाँ रोडों की बात की जाती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे में जम्मू से अखनूर की बात करूं तो पिछले 10 सालों में अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। करूं गांव देहात की बात करूं जो 10-10 साल हो चुके हैं, आज तक नहीं 10-10 किलोमीटर रोड नहीं बना पाए हैं। कैसे लोग इन लोगों को वोट देंगे? शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। जिन लोगों ने इनको इन सांसदों के नाम आगे दिए हैं कि इन्हें वापस लाया जाए, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो जम्मू के साथ क्या कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कितनी बड़ी रोड है ये, 10, 20, 25, 30 किलोमीटर की ये रोड्स। क्या आप हर जगह हालत देख लीजिए। मैंने अपने हर इंटरव्यू में बोला है कि आज युवाओं की हालत देख लीजिए। आज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की वैल्यू इस स्टेट में ज़ीरो रह गई है। एक एसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए हमें 3 से 4 साल लगे और उसके बाद 1 लाख में से 1200 बच्चों को हमने नौकरी दी। और आप मुझे बताइए कि 99,000 बच्चों का हम क्या करेंगे? क्या कोई स्कीम है? क्या किसी ने सोचा कि ये जो बच्चे 4 साल से जिनको हमने लटका के रखा हुआ था इस एग्ज़ाम के लिए, अब इनका क्या करना है? हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, हम बात करते हैं डेवलप नेशन बनने की। क्या आप मुझे बताइए कि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी स्टार्ट भी हुई है जिसमें हम एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या एक अनपढ़ व्यक्ति को भी किसी तरह से रिहैबिलिटेट करें? जो लोग दिहाड़ी लगा रहे हैं, जो लोग रेडी लगा रहे हैं, क्या वो यही लगाते रहेंगे? क्या सरकारें उन्हें रिहैबिलिटेट करने का नहीं सोचती है? क्या आप मुझे बताइए कि मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात करें, बख्शीनगर की बात करें, तो 10 साल में क्या हम उसको एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ला सके? क्या आज हमारा पेशेंट वहाँ पे सेफ़ है, सिक्योर है? क्या आज वहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे पाए? सर, मैं जम्मू मेडिकल हॉस्पिटल की बात को छोड़ के अगर मैं बात करूं, सब डिस्ट्रिक्ट अखनूर की बात करूं, तो 10 सालों में सर हॉस्पिटल बनाए तो गए हैं, 10 साल बनते हुए हो गए, उसके बाद भी आधे जो हैं बंद पड़े हैं, आधे इन्होंने खोले ही नहीं हैं। क्या उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स की बात करें तो पिछले 10 साल में जो भी एडवर्टाइज हुआ है वो मेजॉरिटी एडॉक है। वो सिर्फ टाइम पास का एक जरिया है कि किसी तरीके से टाइम निकालने वाली बात है।
परमानेंट स्टाफ क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? हम जिसे अडहॉक में लगाते हैं, एक स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, एक टीचर को, या एक डॉक्टरेट को, या पोस्ट ग्रेजुएट को किसी डिग्री कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, हम क्यों उसे परमानेंट जॉब नहीं दे पा रहे हैं? हमें पता है हमारे पास वैकेंसी है, हमें पता है हमारे पास कैंडिडेट है, हम उसे अडहॉक में लगा रहे हैं। एडॉक में लगा के हम किसका भला कर रहे हैं? हम क्यों ये टाइम पास कर रहे हैं? अगर आज सरकारें लाखों करोड़ों अरबों रुपया इश्तिहारों में लगाती है, एक स्कीम को दिखाने के लिए अरबों रुपया खर्चा जाता है कि भाई हमने सिलेंडर 100 रुपया सस्ता कर दिया है, तो हम उस अरबों रुपए को उन फालतू की चीज़ों में ना लगा के हम इन बच्चों को रोज़गार देके उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर, मैं कहना चाहता हूँ आपको कि यहाँ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में, अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, स्टाफ वहाँ कमी है, सरकारी स्कूलों में जाएं, वहाँ स्टाफ की कमी है, फिर क्यों नहीं एडवर्टाइज़ की जाती कि नई नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही लोगों को? और जब भी पूछा जाता है तो एक ही जवाब मिलता है कि यहाँ स्टाफ की शॉर्टेज है, स्टाफ पूरा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, इसलिए स्कूल के क्लासेस जो हैं वो पूरी नहीं की जा रही हैं, और उसके कारण जो है भारत देश, समझ सकते हैं कि एक बच्चों पे, जहाँ हमारे जो लोग हैं उन पे प्रभाव पड़ रहा है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा, जो बच्चे एजुकेट होने चाहिए थे वो उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, देश अभी स्वर्णिम काल में चल रहा है। देश के पास सेंटर में एक ऐसा नेता है जो देश के साथ साथ विश्व भी चला रहा है। कमी सेंटर में नहीं है। आप मुझे बताइए, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी परेशानी कौन समझेगा? हम प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकते, हम होम मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते। हमारी परेशानियों का जो कारण है वो हमारा नेता होता है, जिसे हमने चुन के भेजा होता है। अगर इस 10 साल में आप जो बोल रहे हैं कि 25 किलोमीटर की रोड नहीं बन पाई, कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हो पाई, सब एडहॉक में चल रहा है, टीचर्स को जॉब नहीं है, डेंटल सर्जन्स को जॉब नहीं है, पैरामेडिक भाइयों को जॉब नहीं है, पीएचई वर्कर सड़कों पे है, तो इन सब का कारण हमारा नेता है जो हमारी बात आगे तक नहीं रख पाया। हम बार बार एक ही नेता चुनकर 2 बार मौका दिया और वो हमारी बात नहीं रख पा रहा है, और हम फिर सोच लें कि हम फिर मौका देते हैं, तो मुझे लगता है कि हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। राजा जनता से चुन के आता है, जैसा जनता चाहेगी वैसा उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो मेरी एक अपील है जनता से कि अगर आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है, तो इस बार वोट को सोच समझ के दें, हैं, और इस तरह से आंखें बंद करके वोट नहीं दें कि जिस तरह से आप अगले 5 साल का आप अपना स्टिक पे लगा रहे हैं। तो मेरी यही लड़ाई है मेरी। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि एक पढ़े लिखे को, कई बार आता है कि एक पढ़े लिखे को आप आगे लाइए ताकि वो आपकी बात जो है आगे तक लेके जाए। जहाँ बात आती है जब फील्ड में, तो लोग अंधाधुंध आंखें बंद करके, ना जाने किस लालच में, ना जाने किस तरह से आंखें बंद करके वोट डाल देती है। फिर अगले 5 साल इंतज़ार करती रहती है, हमें रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और फिर 5 साल निकल जाते हैं, उसके बाद फिर वोट आते हैं, फिर आंखें बंद करके उसी जगह पे। क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरे कुछ इंटरव्यूज़ में कुछ कमेंट आए और कुछ लोगों ने बोला कि ये कौन सी पार्टी से है, इसको पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, ये कैसे आ गया। तो ये उनके लिए जवाब है कि 10 साल की उम्र में मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहाँ था, स्कूल में था। 18 साल की उम्र में मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहाँ था, मेडिकल कॉलेज में था। 25 साल की उम्र में मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहाँ था, एमडी कर रहा था। 30 साल की उम्र में मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहाँ था, मैं विदेश में था। और अब मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहाँ हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक 18 साल का, 22 साल का, 25 साल का युवा एक मोटरसाइकिल में बैठ के हाथ में झंडा लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता रहे।
किसी भी डेवलप नेशन में ये चीज़ नहीं होती है। और जो मूर्ख मोटरसाइकिल में हाथ में झंडे लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे या करेंगे किसी नेता के लिए, वो अपने आप से प्रश्न पूछें कि उन्हें ये करना चाहिए। अपने माँ बाप से पूछें कि भाई हमें पापा मम्मी ये करना चाहिए। और 10 साल में झंडे उठाने के बाद उनके नेता ने उनके लिए क्या किया, उन्हें क्या रोजगार दिया, आप अपने आप से प्रश्न करें। इसलिए मैं आया हूँ। मैं किसी पार्टी में नहीं जाना चाहता, मैं किसी पार्टी का झंडा उठा के नारे नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जिसका जो काम है वो करे। कोई रिसर्च कीजिए आप। आज भी हम पिज़्ज़ा डोमिनोज़ का खाते हैं, एक पिज़्ज़ा यहाँ खाते हैं, आधे पैसे सीधे विदेश जाते हैं। क्या हम एक पिज़्ज़ा नहीं बना पाए? आज भी हमारे हाथों में मोबाइल जो हैं वो बाहर की कंपनियों के हैं। क्या हम मोबाइल नहीं बना पाते? क्यों 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 हमारा दिमाग इतना कमज़ोर है? क्यों? क्योंकि हम अपनी मैक्सिमम एनर्जी जिंदाबाद मुर्दाबाद में ही लगा देते हैं। हम उस तरफ सोचते ही नहीं हैं। क्यों इतनी बड़े जम्मू कश्मीर के पास एक छोटी सी ऐसी चीज़ नहीं है जो पूरे विश्व में मशहूर हो और विश्व में कहीं पे बोलें कि ये जम्मू से आई है? हमारे 2 सांसद 2 बार 10 साल लगा के भी ऐसी चीज़ क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि उनको पता है कि अगर लोग अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे, तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा नेताओं को है। क्यों इस देश में अगर बॉर्डर में मरने के लिए योग्यता चाहिए, 12वीं पास चाहिए, अगर एक 4th क्लास के लिए 10th चाहिए, तो मुझे बताइए देश का संविधान बनाने के लिए और इसमें संशोधन करने के लिए और नई पॉलिसीज़ बनाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। और किसी ने कोई चाहता भी नहीं है कि कोई योग्यता बने। मतलब नेता जो है सिर्फ 25 साल का होना चाहिए, उसे अंगूठा लगाना भी चाहे वो कैसा हो, वो 25 साल का होना चाहिए। भारत माता की सरकार है। तो मेरी लड़ाई ये है। मुझे बताइए कि अगर एक व्यक्ति महीने में 2 लाख 3 लाख 4 लाख की सैलरी लेता है, कमिश्नर है, एक प्रोफेसर है, तो आप मुझे बताइए उसके बच्चे को किसी भी तरह की क्यों रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? इससे देश विकसित होगा। वो जो रेडी लगा रहा है उसके बच्चे को नहीं मिले और उसको मिले जो डिप्टी कमिश्नर है, जो प्रोफेसर है और केसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, उसको रिजर्वेशन चाहिए। ऐसे देश बढ़ेगा, ऐसे विश्वगुरु बनेंगे, ऐसे हम डेवलप होंगे। तो इन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो कुछ देश में आगे बदलाव आएंगे, जिससे देश आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ देश को तबाह करने के लिए हमारे काफ़ी नेता हैं जो। डॉक्टर प्रिंस जी, किन मुद्दों पे आप जो है आने वाले टाइम में, समय में, अगर आपको लोग लाते हैं, एमपी की सीट जितवाते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? क्या कुछ लोगों को सुविधाएं जो हैं मिलेंगी? क्योंकि ये जो पानी, रोड, सड़क से ऊपर जो मुद्दे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लोगों को इसी में उलझा दिया गया है। उससे बड़ी मांग लोग करते नहीं, क्योंकि उनको चाहिए रोड, पानी, बिजली, इसी में उलझा के रखा हुआ है सरकारों ने। अगर इनसे निकलेंगे तो ऊपर क्या मुद्दे रहेंगे कि आप लोगों को जो सुविधाएं दे सकेंगे? देखिए, शुरुआत की बात करें तो मेरा सबसे पहले चीज़ रहती है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि एक इंसान के सर पे छत होनी चाहिए, 3 टाइम का इज़्ज़त का अच्छा खाना होना चाहिए और उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए। तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ इंश्योर करना। उसके बाद आता है एक रोज़गार। मैं सिलेंडर की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं किसी को सिलेंडर नहीं देना चाहता, मैं किसी को चूल्हा नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे रोज़गार दूँ, वो खुद इज़्ज़त से सिलेंडर खरीदे, चूल्हा खरीदे, शौचालय बनाए, बाथरूम बनाए। ये नहीं, मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए कि वो इज़्ज़त की नौकरी करे और अपना काम चलाए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक युवा, चाहे वो कुछ भी पढ़ा लिखा है, चाहे वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, प्रोफेशनल है ना, कुछ भी है, तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार पहले दिन से नौकरी सुनिश्चित की जाए। हमारे हॉस्पिटल्स खाली पड़े हैं, है ना, वैकेंसीज़ हैं, लेकिन लगाना नहीं चाहते। स्कूल, आप सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, आप खुद ही देखिए, आपको रोना आ जाएगा। हम वो आगे क्यों नहीं दिखाते हैं कि हमने 10 साल में ये इतने स्कूल थे, हमने इतने अपनी कंस्टिट्यूंसी में इतने अपग्रेड किए।
क्यों देखो, हम ये कमियां हमारे नेता में है ना। सरकार, अब हम बोले हैं कि हर चीज़ प्रधानमंत्री करेगा तो नहीं होता है। जब तक राजा की सेना मजबूत नहीं होगी, राजा की सेना राजा को ये नहीं बताएगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तब नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मेरे जो सैनिक हमने यहाँ से भेजे, दिल्ली में भेजे, और ख़ासकर मेरे वाले, तो वो थोड़े से कमज़ोर रहे हैं, वो नहीं समझ पाए हैं। एजुकेशन की वैल्यू वही समझता है जो एजुकेटेड है। और एक जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में एजुकेटेड इंसान की वैल्यू नहीं है, उस सोसाइटी को तबाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और मुझे यही लगा कि मेरी सोसाइटी में अभी एजुकेटेड इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी कंस्टिट्यूंसी में पिछले 10 साल से BDS, BTech, MTech, टीचर्स, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो इसलिए मैं आगे आया हूँ कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ, मैं इनकी आवाज़ बन सकूँ, मैं जम्मू की आवाज़ बन सकूँ। और मैं एक मौका इसीलिए सबसे चाहता हूँ कि मुझे एक मौका मिले और शायद मैं जम्मू के साथ इंसाफ कर सकूँ, मैं भी सेंटर के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकूँ। तो जनाब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर प्रिंस जी। आपकी जो बातें, इस बार आप कौन सा चेहरा लाना चाहते हैं? वही पुराने चेहरे आप लाना चाहते हैं? क्या सर ने ये भी बताया, डॉक्टर प्रिंस जी ने, मैं सिलेंडर पर राजनीति नहीं करूँगा, मैं उनको सक्षम बनाऊँगा कि वो सिलेंडर अपने पैसों से खरीद सकें, ताकि वो किसी से फ्री में लेके गुलाम ना बन जाएं किसी का। और कहा भी जाता है कि फ्री की सुविधाएं जब हमें मिलती हैं तो हम उस चीज़ के आदी हो जाते हैं और उसके गुलाम भी हो जाते हैं। तो डॉक्टर प्रिंस जी जो है, जल्द आपको चेहरा ये MP के लिए दिखने को मिलेगा। और आप लोग कितना सहयोग करेंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद जरूर लिखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद।